हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से दोबारा से हम बीए फर्स्ट ईयर का पेपर लेकर आए हैं हिंदी का। और हिंदी का ये जो वाला पेपर आपका है, ये वाला पेपर आज आपका है फर्स्ट पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर में से सारे मिस क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं। चारों यूनिट में से जो आपकी यूनिट है, पहली यूनिट आपकी भाषा से संबंधित है, दूसरी यूनिट फिर देवनागरी लिपि से संबंधित है, फिर तीसरी यूनिट में आपकी जो है विधाएं हैं, फिर चौथी यूनिट में भी आपकी विधाएं हैं, कथेतर विधाएं। ठीक है, तो सारी चारों यूनिट का जो है मिस क्वेश्चंस बनाकर, मतलब सारे मैं छांट कर लेकर आई हूँ क्वेश्चंस। और मुझे नहीं पता मैं कितने क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अलग अलग जगह से, अलग अलग बुक से मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये उठाए हैं। जो आपका लास्ट ईयर का पेपर मैंने डाला था उसके पैटर्न के अनुसार ही मैंने सारे क्वेश्चंस आपके ये बनाए हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें स्टूडेंट, इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे। दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि मैंने कितने क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो अगर आप देखते हैं पूरी वीडियो तो मुझे लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो के थ्रू कितने क्वेश्चंस मिल चुके हैं। और रात तक आपको इसी पेपर की मैं सेकंड जो है वीडियो बना कर दूँगी। लेकिन उससे पहले पहले आप मुझे बताएंगे कि इस वीडियो में आपको कितने क्वेश्चंस मिले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आज के प्रश्नों की एक खासियत और है कि आज के प्रश्नों की साथ साथ आपको डिटेल भी मिलेगी। और डिटेल में से किस तरह से आपको तैयारी करनी है और अदर क्वेश्चंस की, एक क्वेश्चंस के साथ मैं आपके कई सारे क्वेश्चंस को बताऊंगी कि किस तरह से आप और क्वेश्चंस की भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है। आपके सिलेबस में है ना भाषा से संबंधित, तो जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से, अब मैं सीधा सीधा आपको आंसर बताऊंगी। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको पे पास टाइम नहीं है क्योंकि परसों आपका पेपर है। सीधा सीधा आंसर बताएंगे लेकिन उसके साथ साथ उस आंसर को समझाऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न का आंसर है सी, सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में ही बता रखा है, मध्यकालीन आर्य भाषा। तो यहाँ पर ये जो है अलग अलग, यहाँ पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आपको पता है कि आपका जो साहित्य है 3 कालों में बटा है ना। पहले आपका आदिकाल है, फिर मध्यकाल है, फिर उसके बाद आधुनिक काल है। तो आपका जो आर्य भाषाएं हैं वह आदिकाल की हैं। फिर यहाँ पर मध्यकाल में प्राकृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश है, फिर आधुनिक काल है। ठीक है, तो इनका समय पीरियड सभी का याद कीजिए। आपका प्रश्न में तो सिर्फ पूछा गया था अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है, लेकिन यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल गई तो ये भी सारी आप तैयार कीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर नोट डाउन करें और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, बिना देखे बिना समझे आँख बंद करके इसका आंसर आपको बताना है कौन से हुई है। तो बताना है अर्ध मागधी से। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति आपको पता चल गई अर्ध मागधी से हुई है, लेकिन साथ साथ में आपको ब्राचड़ के बारे में ही पता चल गया, शोरसेनी के बारे में भी और मागधी के बारे में। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी यही है, यही आज वीडियो की खासियत है कि एक आंसर के साथ आपको कई आंसर साथ में पता चलेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ इसी आंसर को आप पढ़ो, यहाँ पर जितनी भी जानकारी है उसको भी जरूर नोट डाउन करें, अच्छे से ध्यान से इसको देखें। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। मेरठ हुआ, सहारनपुर हुआ, बिजनौर हुआ, तो यहाँ खड़ी बोली के अंतर्गत। मैंने कहा ना सीधा सीधा आंसर बताऊंगी क्योंकि ऑप्शन पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम लगेगा तो फिर वीडियो और भी एक तो प्रश्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, वैसे ही वीडियो बहुत लेंदी जाने वाली है और मुझे समझाना भी है साथ साथ। ये नहीं कि मैं सीधे सीधे आंसर बताती चली जाऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी भी। ठीक है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ये आपको पता चल गया ये खड़ी बोली में, लेकिन आपको साथ में ब्रज भाषा का भी पता चलेगा, साथ में कन्नौजी का भी पता चलेगा और अवधी का भी। तो इसको पढ़िए आराम से बैठकर। देखिए यहाँ पर अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है, इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, बहराइच आदि क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। और कन्नौजी कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है इटावा, हरदोई, कानपुर कन्नौजी बोली जाती है। ठीक है, तो सबको ध्यान से पढ़ें, सारी जितनी भी यहाँ पर बोलियाँ सबके क्षेत्र को ध्यान से पढ़ें और याद करें।
ओके। फिर अगला प्रश्न है 200, ये वाला छोड़ दीजिए आप, ये प्रश्न आ भी सकता है नहीं भी, अगर आप चाहेंगे तो पढ़ लेना इस वाले को, प्रश्न को, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं बीच में कि मैं लाई हूँ आपके लिए, अगर आपको लगता है कि ये मुझे पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है, ब्राह्मी है, शारदा है, खरोष्टी है या फिर कुटिला है। तो आपको पता ही है कि जो देवनागरी लिपि है उसमें ब्राह्मी भी है, खरोष्टी भी है, कुटिला भी है, लेकिन जो आपकी ये खरोष्टी है ये कुछ अलग है, शारदा है, कुटिला है। तो यहाँ पर देखते हैं डिटेल। खरोष्टी लिपि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है, जबकि ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो पूरा इसका चार्ट बना हुआ है, चलिए चेक करते हैं इसके चार्ट को। ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि आई, गुप्त लिपि आई, फिर गुप्त लिपि से कुटिल लिपि आई, कुटिल लिपि से फिर कौन सी बनी, देवनागरी लिपि बनी और शारदा लिपि बनी। ये पूरी सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ब्राह्मी फिर गुप्त लिपि से कुटिल, कुटिल से देवनागरी, देवनागरी सीधा सीधा यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि जो देवनागरी लिपि है वो कौन सी लिपि से, तो ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति इसकी मान सकते हैं ना। तो यहाँ पर प्रश्न को आपको पूरा ये चीज़ें नहीं देखनी है, आपको सिर्फ अपना टारगेट देखना है कि हमें क्या पढ़ना है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें द्विगुण व्यंजन है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ढ है, ढ है, ढ है, ढ। तो यहाँ पर द्विगुण कौन से हैं, वैसे ये जो है ये दोनों ही द्विगुण में आते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर में इन्होंने 2 दे दिए हैं। तो द्विगुण व्यंजन ढ है, हिंदी में 2 नवीन विकसित उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन दोनों हैं ये, ठीक है। जबकि ढ मूर्धन्य व्यंजन है, देखिए इसके बारे में भी पता चल गया आपको कि क्या है। और ह कंठ ध्वनि है, तो ये भी आप पढ़िए, ह क्या है, ड क्या है, और ये दोनों आपको पता चली गए हैं कि ये क्या है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब है राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था। भाषा से संबंधित प्रश्न बनेंगे, तो इसमें बताना है संविधान के, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, राजभाषा आयोग गठन हुआ अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। डिटेल यहाँ पर है, चेक करते हैं। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन के द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, बाल गंगाधर खेर की अनुच्छेद 345, 46, 47 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है। अब यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, पहला तो ये तो आपको आंसर मिल ही गया, दूसरा ये बन जाता है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तीसरा ये बन जाता है किसकी अध्यक्षता में हुआ, चौथा ये बन जाता है कि प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान क्या है। तो 4 प्रश्न यहाँ से आपके तैयार हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाट तथा अर्धखिला फूल किसके उपन्यास हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और समझा देती हूँ स्टूडेंट आपको, आपके सिलेबस में उपन्यास भी हैं, कहानी भी हैं, नाटक भी हैं, और साथ में सारी कथेतर, संस्मरण, रेखा चित्र सभी हैं। सभी की मैंने बहुत वीडियो बना रखी हैं, उनको सबको देखिए, क्योंकि आपका एक इसमें कोई भी सीरा नहीं है, कहीं से भी किसी का भी वो आपसे संस्मरण पूछ सकते हैं, किसी का भी रेखा चित्र पूछ सकते हैं, किसी की भी डायरी के बारे में पूछ सकते हैं, किसी की भी कहानी के बारे में, क्योंकि पर्टिकुलर कोई एक कहानी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप जितने से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा पढ़ेंगे सभी कहानियों के बारे में, जितने भी उपन्यास हैं उनके बारे में, खैर इसकी कोई सीमा तो नहीं होती है, तो मैं भी नहीं कहती हूँ कि आप सारा ही पढ़ सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सारी ही जितनी भी विधाएं आपके सिलेबस में, उनकी सभी की जानकारी अच्छे से आप ले लें। किसके द्वारा, वीडियो के द्वारा। उनको देखते रहें, पढ़ते रहें, तो देखते देखते वो याद हो जाएंगे, और जब वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आंसर क्लिक ज़रूर करेगा कि ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब आते हैं ठेठ हिंदी का ठाट अर्धखिला फूल किसके उपन्यास है, प्रेमचंद, निराला, दिनकर, अयोध्या। तो ये जो हैं हरिओं जी के हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे आपके, अब देखते हैं, इन्होंने देखो कितने अच्छे से बता दिया आपको। ये अयोध्या के तो आपको पता चली गई, एक उपाध्याय के, हरिओं जी के, लेकिन प्रेमचंद जी के भी उपन्यास इन्होंने साथ में बता दिया आपको सारे कि ये इनके उपन्यास हैं। अब आपको कहीं भी प्रेमचंद जी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ उपन्यास सारे पता चल चुके हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, पढ़ना नहीं है इनके बारे में। निराला के महत्वपूर्ण उपन्यास
आपको यहाँ इनके भी पता चल गए। तो इन सब उपन्यासों को पढ़ डाल लीजिए, मतलब इनके नाम याद कर लीजिए कि किसका कौन सा उपन्यास है। अब इसे महत्वपूर्ण भी मैं आपको बता देती हूँ। महत्वपूर्ण वैसे कुछ नहीं होता, सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी जो रिपीट होते रहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। सेवा सदन है, रंगभूमि है, गबन है, कर्मभूमि है, निर्मला है, इनके तो मोस्टली सभी आते हैं। कायाकल्प कमी आता है, गोदान के बारे में पूछते हैं, और अपूर्ण उपन्यास इनका मंगलसूत्र है, और पहला उपन्यास सेवा सदन है, ये भी आप याद रखें। निराला जी का अप्सरा है, अलका है, निरुपमा है, कुल्ली भाट है, प्रभावती इनका अधूरा उपन्यास है, ये भी याद रखना। अधूरे उपन्यास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है कौन सा है? 1882। और परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास किसने माना है? ये माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। नोट कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर, ये परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 में आया, और लेखक श्री निवास दास जी हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास इसको माना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता है, सालवती है, छाया, लेकिन सुजान भगत उनके द्वारा रचित नहीं है। ये कहानी किसकी है? बताइए कमेंट बॉक्स में किसकी है। अगला प्रश्न है, इन भारतेंदु नाटकों की सही कालक्रम क्या है? ये आपका 1850। इसका सही कालक्रम बताना है कि भारतेंदु के जो नाटक लिखे गए वो कौन से कालक्रम में लिखे गए। तो जो भारतेंदु जी का टाइम था वो क्या था, आपको पता होना चाहिए। उनका टाइम जो रहा था 1850 से 1900, तो यही टाइम उनके नाटकों का भी रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक कौन हैं? स्वर्ग की झलक अंधी गली के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। अब देखते हैं ये क्या है। उपेंद्र नाथ अश्क से संबंधित आपके लास्ट ईयर के पेपर में भी क्वेश्चंस बने थे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एकांकी है। एकांकी है ना आपके सिलेबस में कि एकांकी के बारे में क्वेश्चंस बनेंगे। तो लास्ट ईयर भी उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में क्वेश्चंस बने थे, इस बार भी बने हैं। अब इनके सभी के देख लीजिए आप। उपेंद्र नाथ अश्क के सारे एकांकी के नाम यहाँ पर हैं, और उदय शंकर भट्ट जी के यहाँ पर हैं, और वृंदावन लाल वर्मा जी के यहाँ पर हैं। एकांकी से प्रश्न बनेंगे, ये आपका तय नहीं है कि वो किसके पूछेंगे, लेकिन मोस्टली इन्हीं के लिए, इन्हीं सबके पूछे जाते हैं जो मैं प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य मतलब इसका कहाँ से है, क्या वो कहना चाहते हैं? तो मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति इसका प्रतिपाद्य है। यहाँ पर देख लीजिए, आधे अधूरे किसका है? आधे अधूरे इसका मुझे बताया गया है, आधा अधूरे किसका नाटक है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता भी चल गया, मोहन राकेश का है ये नाटक। इसमें जो है समकालीन जिंदगी का सार्थक हिंदी नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। एक और जानकारी मिली आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतेंदु जी द्वारा नाटक अनुदित मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि मौलिक और अनुदित क्या होते हैं। मौलिक क्या होता है? जो हमने खुद से लिखा है। अनुदित क्या होता है? जब हमने किसी अन्य भाषा से उसको हमने हिंदी में या संस्कृत में किसी भी बात में हमने उसको अनुवाद किया। जैसे आप कोई संस्कृत का नाटक उठा लीजिए और उसको आपने हिंदी में लिख दिया, तो वो क्या हुआ? अनुदित हुआ। तो इस प्रकार से इन्होंने पूछा है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है वो कौन सा है। तो उन्होंने विद्या सुंदर को अनुदित किया था नाटक को। यहाँ पर देख लीजिए, पहले इसका नाम क्या है, इस जो संस्कृत से इन्होंने लिया है, विद्या सुंदर चोर पंचाशिका। चोर कवि द्वारा रचित थी, मतलब ये चोर पंचाशिका ये कवि का नाम था। तो बंगाली भाषा में अनुदित यतीन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा ये जो था का था। ठीक है, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, आत्मकथा मेरी आत्मकहानी, अर्धकथा। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जाएगा आपका डी, अर्धकथा। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा अर्धकथा है। ये 1641 में बनारसी दास जैन द्वारा ब्रज भाषा में, ये भी याद रखिए, ब्रज भाषा में पद्य में। ठीक है, ये पहली आपका जो लास्ट शायद प्रश्न बना था, इस तरह का प्रश्न बना था कि जो पहली आत्मकथा थी वो कौन से उसमें थी, तो पद्य में थी या गद्य में थी। तो पहली आत्मकथा पद्य में लिखी गई और ब्रज भाषा में लिखी गई। आधुनिक ढंग की प्रथम आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी आत्म कहानी है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। निबंध अब आ गए हैं आपके निबंधों पर। यहाँ पर निबंध जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको हमें मैच करना है। तो हरिशंकर पगडंडियों का जमाना हो गया है। कुबेर नाथ राय का निषाद बांसुरी हो गया है। औरों को हम देखते हैं और नीचे क्या मिला रहे हैं। पहले में हरिशंकर परसाई का दूसरा और चौथा कुबेर नाथ राय में यहाँ पर आपका सी आंसर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ज्ञानेंद्र जी का जो है आपका साहित्य और संस्कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार प्रभाव है। और कुबेर नाथ का निषाद बांसुरी और हरिशंकर परसाई का पगडंडियों का जमाना। ठीक है, इसको देख लीजिए, यहाँ इसका आंसर है। इसको मैच कर लीजिए अच्छे से और इसको याद भी कर लीजिए। आपको जो है ये सारे ही पढ़ने हैं, सारे ही याद करने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? अब आपको ये भी पता होना चाहिए हिंदी का जो पहला रिपोर्टाज है वह कौन सा है, और ये भी पता होना चाहिए किस पत्रिका में। तो यह रूपाप में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज रूपाप पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इसके द्वारा लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना गया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कितने सारे निकल कर आए। तो पहला रिपोर्टाज निकल कर आ गया, कौन से में प्रकाशित हुआ, हिंदी रिपोर्टाज के जनक कौन हैं, और लक्ष्मीपुरा इनके द्वारा लिखा गया है, और ये प्रथम रिपोर्टाज है ना। चलिए अगले प्रश्न पर। यहाँ प्रश्न बना था आपका लास्टर भी संकलन तरह से प्रश्न बना था आपका। ठीक है, अब वो संकलन तरह थे क्या? तो ये संकलन तरह थे समय, स्थान और कार्य की एकता। ये तीनों किस में आते हैं? जो एकांकी का हम जो करते हैं उसके संकलन तरह में आते हैं ये। ठीक है, स्थान, समय, स्थान, कार्य की एकता को हम संकलन त्रय कहते हैं, और ये एकांकी में इनका प्रयोग होता है। देख लीजिए, एकांकी में संकलन त्रय से स्थान, समय, कार्य की एकता से है। स्थान से तात्पर्य संपूर्ण घटना एक स्थान पर घटित हो या कम से कम स्थान परिवर्तन हो। समय से तात्पर्य एकांकी में उतनी ही समय की घटना दिखाई जाए जितने में वास्तविक जीवन में घटित हो सके, या अधिक समय अंतराल नहीं होना चाहिए। कार्य से तात्पर्य एकांकी में प्रासंगिक कथाओं के स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। कार्य व्यापार के क्रम को बनाए रखना चाहिए। कह रहे हैं कि आपको जो कार्य कर रहे हैं, आप जो चीज़ दिखा रहे हैं वो सिर्फ उसी से रिलेटेड हो, ये नहीं कि आप उसमें कुछ आलतू फालतू चीज़ें डाल रहे हैं। तो वो चीज़ कही गई है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संकलन त्रय की एकांकी की आत्मा माना है। प्रश्न बन सकता है कि एकांकी की आत्मा संकलन त्रय को किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार ने माना है, और डॉक्टर रामकुमार जो हैं सर्वश्रेष्ठ एकांकी कार भी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके। अब आ गए हम उपन्यास पर। ये प्रश्न मुर्दों का टीला, तुप से मस्तूल, महाभोग, लालटेन के छित, ये किसके हैं इसे बताना है। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। 20 का आंसर है 3, 4, 2, 1। तो मुर्दों का टीला किसका? रांगे राघव का। डूबते मस्तूल नरेश मेहता का। महाभोग मन्नू भंडारी का। और लालटेन की छत ये है निर्मल वर्मा का। तो ये चारों ही आपको याद होने चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। कहा था ना मैंने अभी, यहाँ पर इसका आंसर है, डिटेल चेक कर सकते हैं। अब प्रश्न बनता है भाषा से संबंधित। ब्रज भाषा अन्य नाम क्या है? अवधी का, हरियाणवी का, छत्तीसगढ़ी का। तो कई तो मैंने आपको समझा भी रखे हैं जो भाषा से पहले संबंधित, लेकिन इसमें 2 आपके कुछ नए आए हैं। छत्तीसगढ़ी का नाम आपको नहीं पता था शायद, ये भी आपके लिए नया है। और अवधी का तो पता होगा क्योंकि मैंने बताया है आपको। ब्रजभाषा का भी नहीं पता था। अवधी और हरियाणवी का मैंने बता रखा है। हरियाणवी का पता है ना सबको, बांगरू है। अवधी का बैसवाड़ी है। और ब्रजभाषा का अंतर्वेदी है। और छत्तीसगढ़ी का खलटाई है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अंतर्वेदी किसने नाम दिया है? ये नाम दिया है डॉक्टर गिरियर्सन ने। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये नाम डॉक्टर गिरियर्सन ने दिया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, जिंदगी और गुलाब फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियमदा का ये कहानी संकलन है। अब आगे देखो, इन्होंने सभी के बता दिया आपको, जिन जिन के यहाँ पर नाम दिए गए हैं सभी के कहानी संग्रह इन्होंने डिटेल में आपको बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पोस्ट करके इसको आराम से नोट कर लें। मृणाल पांडे की भी, चित्रा मुदगल की भी, मृदुला गर्ग की भी, जितनी भी कहानियाँ हैं। वैसे मैं मानती हूँ कि इतना कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन फिर भी जो आपको लगता है कि ये कहानी कुछ अपनी आत्मा से भी पूछ के देखिए कि आ सकती है नहीं आ सकती, तो कुछ मैं बता देती हूँ आपको। तो इसमें फिर बसंत आया है,
और एक नीच ट्रेजेडी ये भी आप कर सकते हो, और लाक्षागृह ये भी कर सकते हो, अपनी वापसी ये भी कर सकते हो, और जगदम्बा बाबू गाँव आए ये भी जो बहुत पूछी जाती है, और डेमोफिल जल रहे हैं ये भी पूछी जाती है। मेरे देश की मिट्टी आहा, देखो कुछ भी पता नहीं होता कहाँ से कहाँ पूछा जाए, लेकिन फिर भी जो अपने अनुभव के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये अक्सर पूछी जाती हैं। गोदान का उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? सभी को पता है जो गोदान उपन्यास है वो कृषक जीवन पर आधारित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है, तो इनका जो प्रथम उपन्यास था वह बूंद और समुंदर था। यहाँ पर देख लीजिए, बूंद और समुंदर है, इसका प्रकाशन 1956 में हुआ। इस उपन्यास लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विचित्र छवि का चित्रण है। अमृत और विष का सबके बारे में भी ये बता देंगे आपको, तो इसको पढ़िए आराम से बैठकर, नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे ये मानस का हंस है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है जो मानस का हंस है किसके ऊपर लिखा गया है, तो यह तुलसीदास जी के ऊपर लिखा गया है, और इनका एक खंजन नयन है। ठीक है, जैसे तुलसीदास जी आपके सिलेबस में है तो पूछ सकते हैं वो। अब खंजन नयन है, खंजन नयन सूरदास जी के ऊपर है, नोट डाउन कर लें इसको। अब आता है सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन हैं? तो जो सामाजिक उपन्यास अमर बेल है उसके लेखक इसमें बताने हैं, तो इसमें अमर बेल के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। जरूर नोट डाउन करें इसको। यहाँ इनके सारे फिर इन्होंने उपन्यास दे दिए हैं, कुंडली चक्र, चल मेरा, ये सारे पढ़ लीजिए। ये वाला इनका पूछा जा सकता है, झांसी की रानी, माधव जी सिंधिया, मृगनयनी। ठीक है, और यहाँ से पूछ भी सकते हैं, और भी कोई लेखक ले सकते हैं। इतने सारे उपन्यासकार हैं, उनके इतने सारे उपन्यास है, किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं। उपन्यास की कथा वस्तु का औपनिषदिक युग से है, तो ये है अनाम दास का पोथा। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन हैं? ये बिल्कुल अभी अभी आपको मैंने बताया था, श्रीनिवास दास, और इनका उपन्यास भी अभी अभी बताया था, परीक्षा गुरु, और ये भी बताया था ये कब प्रकाशित हुआ। तो चारों पांचों चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। यहाँ पर पूरी डिटेल है, इसको चेक कर सकते हो आप। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पाकिस्तान से जो निकाले गए उनकी शरणार्थियों का जुलूस है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हो। और मैला आंचल से भी प्रश्न बनते हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। मैला आंचल में पूर्णिया जिले की मेरीगंज गांव की कथा है। ठीक है, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। और दीर्घ तपा भी इनके ही द्वारा लिखा गया है। पलटू बाबू भी इनके द्वारा लिखा गया है, तो इनके बारे में आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, यहाँ पर रचना किस किस की है, और ये देखना है। श्यामा स्वप्न किसका लिखा हुआ है? नरेंद्र मोहिनी किसका लिखा हुआ है? मायाविनी। पृथ्वीराज चौहान किसका लिखा हुआ है? तो देख लीजिए, यहाँ पर पहले इसका कोड देख लेते हैं, तो इसका सी से ही जा रहा है, 3 1 2 4। तो श्यामा स्वप्न किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का। नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री का, और आपका मायावनी जो है गोपाल राम गहमरी का। पृथ्वीराज चौहान जो है बलदेव प्रसाद का। इसको भी इसमें से आप श्यामा स्वप्न पढ़ लीजिए और नरेंद्र मोहिनी पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें। राम लक्ष्मणीपुरी, रांगेरा गो, भगवत शरण उपाध्याय या फिर राहुल साकृत्यान। तो इसके जो आपके आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी होंगे। और जो यात्रा वृत्तांत है इनके जरूर पढ़ लें सारे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इनके बेनी यात्रा वृत्तांत, उड़ते चलो, भगवत शरण का यात्रा वृत्तांत वह दुनिया में, कलकत्ता से पेकिंग, राहुल साकृत्यान यात्रा वृत्तांत, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया। ये तो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, राहुल साकृत्यान के सारे। ठीक है, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, इनको तो बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से, ज़रूर प्रश्न बनेगा, यहाँ 100% की गारंटी देती हूँ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र का तत्व नहीं है। हमें रेखा चित्र के तत्व पूछे जा सकते हैं, वर्ण्य विषय, चरित्र उद्घाटन, अभिनेता या फिर उद्देश्य।
रेखा चित्र में अभिनेता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर नाटक में जब आप खेलते हो वहाँ ज़रूरत होती है, उपन्यास में भी नाटक के रूप में जब खेलते हैं वहाँ ज़रूरत होती है, लेकिन रेखा चित्र में इसकी क्या ज़रूरत होगी अभिनेता की, है ना। वर्ण विषय भी होना चाहिए, क्या विषय लेकर लिख रहे हो, उद्देश्य भी होना चाहिए। और जब आप किसी का रेखा चित्र लिख रहे हो तो उसका चरित्रोद्घाटन भी होगा ही, लेकिन वहाँ पर अभिनय की ज़रूरत नहीं होती है। रेखा चित्र कभी नाटक के रूप में नहीं आ सकता है, एक उपन्यास को आप नाटक के रूप में स्टेज पर ला सकते हो। अब आते हैं नाटक और नाटककार का युगम मिलाना है। करबला युगम अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध है। करबला प्रेमचंद जी का पक्का है। नदी प्यासी थी, ये किसका है, आपका धर्मवीर भारती का सही है। रतिका कंगन, तो ये भी सुरेंद्र वर्मा का सही है। अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर का नहीं है, ये है उपेंद्र नाथ अश का है। इसको ज़रूर अच्छे से नोट डाउन कर लें, और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से 1-2 पूछे जा सकते हैं ज़रूर। अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्ट ताज के लेखक है। बिल्कुल जस्ट अभी आपको समझाया था ये प्रश्न, तो इसके हैं विवेकी राय, ठीक है। इसका 1 मिनट, विवेकी राय हैं, इसकी डिटेल यहाँ पर है, इसको चेक कर लीजिए। जुलूस रुका रिपोर्ताज के लेखक विवेक राय है। इसका एक रिपोर्ताज है बाड़ बाड़, ये भी पूछा जाता है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, एक प्रश्न ये बन चुका है। प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्ताज स्वराज भवन अल्मोड़े का बाजार बंगाल का अकाल है। प्रकाश चंद्र गुप्त के लास्ट ईयर के पेपर में भी आपसे पूछे गए थे, वो शायद क्वेश्चन का आंसर अभी तक आपके पास पहुँचा भी नहीं है, तो वहाँ पर भी पूछे गए थे। तो इनके स्वराज भवन है, अल्मोड़े का बाजार है, ये वाला भी आपसे पूछा गया था। बंगाल का अकाल भी इनका है। धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा, ये भी पूछा गया था रिपोर्टाज। तो मैंने कहा था शुरू में ही कि मैं आपकी जो वीडियो लेकर आई हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके उसी पैटर्न पे मैंने उठाए हैं जिस पैटर्न पे आपका लास्ट ईयर का पेपर आया था, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देख लीजिए, अब की बार ये पूछा जा सकता है आपसे विवेक की राय के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से युग्म सही नहीं है। नहीं का बहुत ध्यान रखना स्टूडेंट, वहाँ पर एग्ज़ाम में कभी आप खुश हो जाएं कि ये तो भाई हमारा पढ़ा हुआ आया है, लेकिन कभी कभी वहाँ नहीं होता है तो आप गलत लगाया तो, ठीक है। यहाँ पर लिखाना युग्म सही नहीं है, ये देखना है। तो ये वाली जो विधा यहाँ पर दी गई है ये जीवनी है। जीवनी यहाँ पर सही किसकी नहीं है, डी वालों की सही नहीं है। बाकी हमारे जवाहरलाल नेहरू ये इनकी सही है, लोहिया भी सही है, चैतन्य महाप्रभु भी है, लेकिन जो महायोगी है इसका युग्म सही नहीं, ये श्री अरविंद जी की जीवनी है, श्री प्रसाद सिंह योगिनी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति है, यानी कि जो डायरी साहित्य संबंधित है वो कमलेश्वर जी की कौन सी है। दिल्ली मेरा परदेश, देश देशांतर, क्या खोया क्या पाया, सैलानी की डायरी। महत्वपूर्ण प्रश्न 99 में लेकर चलो इसको। तो इसका बी है देश देशांतर। बाकी हम चेक करते हैं किस किस की है। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर साय की, क्या खोया क्या पाया श्री रामेश्वर टोटिया की, सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की। वेरी इंपॉर्टेंट, 99 में इसको लेके चलो प्रश्न को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा किसकी है। बिल्कुल जस्ट अभी हम पढ़कर आए हैं, ऊपर लगाइए खुद से इसका आंसर, है ना। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर लीजिए। ये तो आत्मकथा आपको बताई ही थी मैंने, और बाकी की अभी बता रही हूँ, देख लीजिए। राहुल साकृत्यन मेरी जीवन यात्रा, वियोगिरी मेरे जीवन प्रवाह, आचौर्य, ये बिल्कुल ये भी 99 में लेकर चलो इस वाले प्रश्न को भी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, में से एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है, विरचित है, कौन सी है। अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, परिपर्वत, या फिर झूठन। झूठन भी आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। झूठन किसकी है, 42 में आंसर आपका यहाँ पर नहीं है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपका इसका आंसर, डिस्क्रिप्शन में क्या अभी बताती हूँ इसका भी आंसर। क्या पूछा है इसमें, प्रश्न में पूछा है कमलेश्वर रचित है, ठीक है। झूठन के तो हैं आपके वाल्मीकि जी, तो झूठन की जो है लेखक वो तो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं है नीचे, तो मैं इसके आंसर आपको बता देती हूँ, ठीक है, सारे ही बता देती हूँ। इसका लिख लीजिए आप ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। दूसरा प्रश्न का पहले उत्तर देख लेते हैं। इसमें जो कमलेश्वर द्वारा आत्मकथा है वह है जलती हुई नदी, तो दो आपके क्लियर हो गए। अब लिख लीजिए अपनी धरती अपने लोग, इसके जो लेखक हैं अपनी धरती अपने लोग के जलती हुई नदी। जलती हुई नदी के भाग 3 है, ये कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। इसके पहले लिख लीजिए जलती हुई नदी के जो हैं ये वाली जो है इसके 3 भाग हैं। वैसे इतना डीपली आपका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए 3 भाग हैं।
और इसकी रचना जो हुई थी 99 में हुई थी, 1999 में हुई थी। और जो मैंने जिया इसका पहला भाग है, लिख लीजिए। पहले भाग में जो मैंने जिया, दूसरा है यादों के चिराग, फिर तीसरा इसका यही वाला है जलती हुई नदी। 3 भाग इसके हैं। और आपका झूठन जो है मैंने बता ही दिया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है, और अपनी धरती अपने लोग ये है रामविलास शर्मा की। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि अल्पप्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। हमेशा जो वर्ग होते हैं, वर्ग का जो दूसरा होता है और चौथा होता है वो महाप्राण होता है। अब जैसे आपका क हो गया, ख हो गया, ग हो गया और घ हो गया, तो यहाँ पर ये दूसरा है और ये चौथा है, तो ये दोनों महाप्राण है। अब आप लगा लीजिए यहाँ पर दूसरे चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। तो क तो पहले आ रहा है, नहीं हो सकता। चा भी पहले आ रहा है, नहीं हो सकता। तो कौन सा आपका इसमें आंसर हो सकता है, सोचिए। अब ये तो एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब देखिए ट ठ ढ, ट ठ, फिर उसके बाद क्या आता है, तो यहाँ देख लीजिए आप, ये जा रहा है ना महाप्राण ध्वनि में आपका टा ठा ढ, अब ता तरबूज, था थर्म, दा दवा, धा धनुष। धा धनुष चौथे नंबर पर आता है। और ढा कहाँ आता है, देख लीजिए आप, लगाइए कुछ, अपना दिमाग भी लगाइए। मैंने आपको बता दिया जो वर्ग होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ये अल्पप्राण होता है, पहला, तीसरा, पांचवा, और दूसरा चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कथन सही है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वर में घोष तत्व नहीं होता है। अब ये घोष अवघोष क्या है। अब मैंने बताया था ना, वर्ग, वर्ग में जो पहला और दूसरा होता है वो सघोष होता है, दूसरा और चौथा जो होता है वो अघोष होते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। लेकिन जो स्वर हैं वहाँ पर तो व्यंजन थे, लेकिन जो सभी स्वर हैं वो सघोष होते हैं। यह कथन सही है। जिन ध्वनि के चरण में श्वास में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। और इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होते हैं, और जो सघोष होते हैं वो तीसरा होता है, चौथा होता है और पांचवा होता है। मैंने भी बताया था ना कि पहला और दूसरा क्या होता है, वह घोष होते हैं, तीसरा और चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। और साथ में अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन है, या रा ला वा, ये भी सारे क्या होते हैं, ये भी सारे सघोष ही होते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने भी बताया था कि आपके क, ख, ग, घ और साथ में अणय भी जो होता है, इसको पांचवे की गिनती की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए देखते हैं यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है। तो वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना है वो गढ़कुमार है। इसकी सारी डिटेल यहाँ पर है, इसको आप पढ़ लेना। और इनकी जो रचना है विराट की पद्मिनी, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। और कुंडली चक्र के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाऋषि मोहि कुंठाव के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी। यहाँ पर क्या है, ये निबंध है, ठीक है, निबंध आपके सिलेबस में, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए। और इनकी जो कहानी है उसने कहा था, और कछुआ धर्म इनका निबंध है, उसने कहा था के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है, इसे बताना है। तो जानकी मंगल नाटक के जो लेखक हैं वह शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं, जरूर नोट डाउन करिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसको प्ले भी किया गया था, इसको खेला भी गया था। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र ने भी पार्टिसिपेट किया था, इन्हें भाग लिया था, और इन्होंने इस कारण मूछें भी मुंडवा ली थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए पहला अभिनीत नाटक था और इसमें इनके द्वारा अभिनय भी किया गया था। अब अगला प्रश्न बनना है, भुवनेश्वर में किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो यह असंगत नाटक के लिए जाने जाते हैं। असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं। और हिंदी में असंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर, जो कि 1938 से माना जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको 99 में लेकर चलो, ठीक है। प्रश्न कहीं से भी उठ सकता है, कहीं से भी बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारसी नाटककार नहीं है,
तो पारसी नाटककार हुए हैं हमारे यहाँ, तो इनमें से बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो जो विपिन कुमार अग्रवाल है वह नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं पारसी नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार हैं, कौन है औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार, इसमें हमें बताना है इन चारों में से कौन है। तो इन चारों में से जो है ए यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित नाटक है कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व आदि। लास्ट ईयर भी राम कुमार वर्मा से काफ़ी क्वेश्चंस बने थे, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन राम कुमार वर्मा जी के ही लिए, तो इनको अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। अगला प्रश्न है इंद्र सभा के लेखक कौन हैं। तो इंद्र सभा के जो लेखक हैं वह अमानत है। अब देखते हैं यह क्या है इंद्र सभा। इंद्र सभा यह गीत रूपक नाटक है। इंद्र सभा वास्तव में रंगमंच कृति नहीं थी, यह गीत रूपक नाटक है, ये भी याद रखिए। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि जो अमानत के द्वारा इंद्र सभा है वह किस तरह से नाटक है, तो गीत रूपक नाटक, याद रखिए इसको। अगला प्रश्न है हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन हैं। तो जो हिंदी के नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं वह डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। आपसे बुक्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है तिलचट्टा के नाटककार कौन है। तो मुद्रा राक्षस है, इसको 99 के उसमें लेके चलिए क्वेश्चंस में। अगला प्रश्न आपका राजभाषा आयोग के गठन का वर्ष। बिल्कुल मैंने जस्ट अभी आपको ये समझाया था प्रश्न, तो लगाइए इसका आंसर कौन सा जा सकता है। ये इसका बी जाएगा और सारा इसको समझाया था। सर्कुलर शब्द का हिंदी शब्द क्या हो सकता है। सर्कुलर का हम क्या लगाएंगे, बी। सर्कुलर का परिपत्र मतलब होता है, आपने सर्कुलर तो बहुत बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसका अर्थ होता है परिपत्र। अगला प्रश्न है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। बहुत आसान प्रश्न है, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर और लगाइए फटाफट। तो इसका आंसर अगर सी लगाया तो बिल्कुल सही है। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था और रिपोर्ताज के जनक रूसी साहित्यकार एलिया अहरेनवर्स को स्वीकार किया गया है। तो पुती 2-3 जानकारी आपको मिल चुके हैं, जरूर नोट डाउन करें, रिपोर्ताज से जरूर प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, आज तो पता ही नहीं कितने प्रश्न हैं भाई, मुझे तो पता ही नहीं आज कितने प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं, लेकिन मुझे लास्ट में जरूर बताइए कितने प्रश्न कराए हैं मैंने इस वाली वीडियो में। राजस्थानी भाषा का उद्भव क्षेत्रीय अपभ्रंश से उसका नाम है, तो इसका नाम है शोरसेनी अपभ्रंश। डिटेल यहाँ पर है, चेक करिए, बताती हूँ किस तरह से पढ़ना है इसको। राजस्थानी भाषा का पता चल गया कहाँ से हुआ, इसके अंतर्गत 4 बोलियाँ, इसको भी ध्यान से पढ़िए। और इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आती हैं, ये भी पढ़िए। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ। तो ये अर्धमागधी, बिल्कुल अभी अभी आपने ये पढ़ा था। प्रश्न दोबारा आ रहे हैं घूम घूम कर, आंसर मैंने कहा था प्रश्न वहीं खड़े रह, प्रश्न घूमते हैं आंसर वहीं खड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, स्वनिम का क्या अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, स्वनिम को हम ध्वनि बोलते हैं, याद रखना इसको। अब आते हैं खलटाई का दूसरा नाम क्या है। बिल्कुल अभी अभी मैंने समझाया था आपको कि छत्तीसगढ़ी, याद कर लीजिए, बन सकता है प्रश्न एग्जाम में। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है। किसका नहीं है विशिष्ट साहित्य अपना, तो जल्दी से आंसर सोचिए। जो बघेली का नहीं है, अवधी में भी साहित्य लिखे गए हैं, खड़ी बोली में भी है, ब्रजभाषा में, लेकिन बघेली का नहीं है। बघेली किसके अंतर्गत आती है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बघेली बोली का कोई साहित्य नहीं है, जबकि खड़ी बोली अवधी सबका है। बघेली कौन सी अपभ्रंश में आती है बताइए मुझे, चलिए कमेंट बॉक्स में। चलिए प्रश्न में चलते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह वर्ण है, यह कैसा वर्ण है, अभी अभी बताया था आप लोगों को, दंत्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है या फिर कंठ है। तो य, र, ल और व ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, इसको याद रखिएगा। और इसमें से जो य है वो तालव्य के अंतर्गत आता है, इसका स्थान जो है तालव्य है। तो देख लीजिए यहाँ पर यह वर्ण तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण निम्न ये भी हैं। अब वैसे तालों में कौन आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, ये तो पांचों का वर्ण, ये तो पांचों वर्ग हो गए इसके, ये तो हैं ही। और इसके साथ दोनों ई भी आती हैं, श भी आता है और या भी आता है, ये अलग से आपको याद करने पड़ेंगे। और ये तो वर्ग में आपको याद है, ये मैंने समझाया था आपको, क, च, ट, त और
ये पूरा वर्ग समझाया था आपको। अगला प्रश्न है, कलम के सिपाही किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी है और किसके द्वारा लिखी गई है? अमृत राय के द्वारा और प्रेमचंद जी की लिखी गई है, और ये अमृत राय इनके पुत्र थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डिसलॉयलिटी किस नाटक की पात्र है? तो इसमें बताया गया है भारत दुर्दशा की ये पात्र है। पात्र से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला प्रश्न है, प्लाट मोर्चा किस विधा की रचना है? बताइए किस विधा की रचना है प्लाट मोर्चा? तो ये आपकी रिपोर्टाज रचना है। ये प्रश्न 99 में लेकर चलिए इसको। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कुट्टी चातन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे? तो ये लिखे अज्ञे जी ने। अज्ञे जी ने कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे हैं। चलिए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है आज प्रश्न। रचनाकार यहाँ पर ये पूरी डिटेल है। प्रश्न, अच्छा यहाँ पर प्रश्न नहीं है, सीधा सीधा उत्तर दिया गया, प्रश्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर संस्मरण से संबंधित है, यात्रा संस्मरण से। चारों को याद कर डालिए जी, बिल्कुल याद कर लीजिए इनको। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, पृथ्वी प्रदक्षिणा वाला भी, और शायद इसमें से चिड़ों पर चांदनी भी आपका पूछा गया है। चारों को अच्छे से याद कर लीजिए, यात्रा संस्मरण है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण है ये चारों के चारों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेपर वेट इन दो विधाओं की रचनाएं संग्रहित हैं, यानी कि जो पेपर वेट है इसमें दो विधाएं ये रचनाएं हैं। तो बताइए कौन सा है, इसमें कौन सा आंसर जा सकता है? तो इसमें डी आंसर जा रहा है, कहानी और नाटक। इसमें दो विधाओं की रचनाएं संग्रहित हैं, दोनों विधाएं हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर इसका जानकारी पूरी दी गई है कि नाटक विधा दोनों हैं। पेपरवेट कहानी के लेखक गिरिराज किशोर हैं, जबकि पेपरवेट नाटक के लेखक रमेश उपाध्याय हैं। दोनों अलग अलग, लेकिन ये कहानी के नाम से भी है और नाटक के नाम से भी है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। अगर पूछी जाती है कहानी कि पेपरवेट कहानी के लेखक कौन है, तो गिरिराज किशोर हैं। अगर पूछा जाता है कि पेपरवेट नाटक के लेखक कौन है, तो रमेश उपाध्याय हैं। पूछा जा सकता है ये वाला भी आपसे। अगला प्रश्न, अन्य से अनन्य तक किसकी कृति है? तो ये प्रभा खेतान की है, और यह एक आत्मकथा है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खत्म नहीं हो रहा है प्रश्न भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का लिखित है? तो इसमें से प्रेममयी जो है उनके द्वारा लिखित उपन्यास है, और गहमरी जी जो है जासूसी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। इनके प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास है, इसमें से कौन कौन से आप पढ़ सकते हो? अद्भुत लाश पढ़िए, सरकती लाश पढ़िए, ठीक है, लाश के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। और फिर नेसा है हिंदू, भारतीय हिंदू, राधा कृष्ण द्वारा श्याम स्वप्न तो आपने बिल्कुल अभी भी पढ़ा था। ठेठ हिंदी का ठाठ भी पढ़ा था आपने, किसके द्वारा लिखा गया? तो इतना तो आपको रहना चाहिए ना कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको हम खुद से लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर कृत एकांकी है, कौन सा एकांकी है? भुवनेश्वर प्रसाद। ये वाला के आंसर आप मुझे बताओगे, ये वाले का आंसर की डिटेल में नहीं लेकर आई हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। देखती हूँ आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई है? तो इनके द्वारा जो है पाजेब है। अब ये मलबे का मालिक कौन है? हार की जीत मैं आपको बता देती हूँ, यह सुदर्शन जी की है। नमक का दारोगा जो है वो प्रेमचंद जी की है। अब मलबे का मालिक किसकी है? शायद ऊपर इसको भी हमने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी है। लेकिन यहाँ पर जो डिटेल दे दी गई है आपके, तो आसान हो गया काम। पाजेब जैनेन्द्र जी की है। ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। इनकी अन्य कहानियाँ ये हैं, इनको आराम से पढ़िए सारी कहानियों के नाम। मलबे का मालिक मोहन राकेश जी के, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है, यानी कि 4 यहाँ पर हैं, लेकिन 4 में से कोई एक नहीं है, बाकी सब इनके हैं। तो पूर्वा पर इनका नहीं है। बाकी दादा कामरेड, अमिता और झूठा सच, इनका झूठा सच इनका बहुत ही अच्छा उपन्यास है, और ये जो है बंटवारे पे यानी कि जो विभाजन हुआ था उस पर लिखा गया है। पूर्वा पर यशपाल द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बाकी इनके द्वारा लिखे गए हैं, और ये पूर्वा पर रमेश चंद्र साहा का उपन्यास है, जरूर इसको नोट डाउन करें। और बाकी रमेश चंद्र द्वारा रचित गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन, पुनर्वास, दादा कामरेड जो हैं इनके हैं, यशपाल जी के हैं। चलिए अगले प्रश्न कर, गोबर गणेश बिल्कुल अभी आपने पढ़ा है, तो ये रमेश चंद्र साहा का है।
प्रश्न आपके जो क्वेश्चन पेपर आता है कहीं ना कहीं आंसर वहाँ भी छिपे रहते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद जी के सारे उपन्यास अभी ऊपर भी हमने पढ़े थे, और यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल जी के सारे उपन्यास हैं, इनको देख लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुधिया के उस चंदन के वन की लास्ट ईयर भी प्रश्न बना था, और इस बार भी मैं अच्छे से इसको लेकर आई हूँ इसको समझाने के लिए। तो किसका है ये? विष्णुकांत शास्त्री जी का है। और प्रश्न की डिटेल यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित संस्मरण है। याद रखिए संस्मरण है, इनकी कुछ कृतियाँ अलग हैं। कवि निराला की वेदना तथा अन्य निबंध, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, तुलसी की हरी, बांग्लादेश के संदर्भ में ये रिपोर्टाज है। इसको जरूर नोट डाउन कर ले, पूछा जा सकता है। स्मरण के पाथे बनने दो, अनंत के यात्री धर्मवीर भारती का संस्मरण है। भक्ति और शरणागति, ज्ञान और क्रम, जीवन पथ पर चलते चलते आदि। बहुत अच्छी जानकारी है इस वाले यहाँ पर पैराग्राफ में, तो इसको सब सारे को ही नोट डाउन करें और अच्छे से इसको पढ़ें। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है मन्नू भंडारी की। ठीक है, मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, जरूर नोट डाउन करें इसको। यहाँ पर इसका सारी डिटेल है। और इनका आपका बंटी 1 इंच महाभोज इनके उपन्यास है। पहले महाभोज के बारे में आपने पढ़ा था, और 2 उपन्यास के बारे में और पता चल चुका है। प्लेट सलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु को आंखों देखा झूठ, 3 निगाहों की तस्वीर आदि इनकी कहानियाँ हैं। कहानियों के नाम भी पता चल चुके हैं, तो इनको भी मन्नू भंडारी के बारे में भी आप जरूर पढ़ लें। अगला प्रश्न है, गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? ये आपकी है आत्मकथा। ठीक है, ये भी जरूर देखें। और किसकी लिखी हुई है? मैत्री पुष्पा की ये आत्मकथा है। बाकी इनकी कस्तूरी कंडुल बसी इनकी अन्य आत्मकथा है, और इनके द्वारा रचित कहानियाँ ये सारी कहानियाँ हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सदियों का संताप किसकी रचना है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, और इससे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में आप झूठन भी पढ़ चुके हो। अब देख लीजिए, ये रचित काव्य संग्रह है, तो ये तो पूछा नहीं जाएगा। तो इनकी आत्मकथा के बारे में, झूठन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि झूठन इनकी आत्मकथा है ना। काव्य संग्रह तो नहीं हमने पढ़ने हैं। माटी की मूर्ति किसका रेखा चित्र है? ये रामरक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। रामरक्ष बेनीपुरी के भी बारे में आप ऊपर पढ़कर आ ही रहे हो अभी, तो वो भी पढ़िए, और यहाँ से भी सारा इनके बारे में पढ़ लीजिए। संस्मरण भी हैं इनके, कौन कौन से हैं संस्मरण? गेहूँ और गुलाब, जंजीर और दीवारें, उड़ते चलो उड़ते चलो। ठीक है, ये भी अभी पढ़ा था, उड़ते चलो। हो सकता है ये पूछा जाए इस बार आपसे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी नहीं आती? खड़ी बोली तो आती है, ब्रज भी आती है, बांगुर भी आती है, लेकिन वघेली नहीं आती है ना। चलिए, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं इस तरह के प्रश्न, तो ये तो रट जाने चाहिए। वाला प्रश्न क्या है? रामचंद्र द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? तो बी नहीं है। बाकी ये दोनों तीनों इनके द्वारा लिखे गए हैं। बात जो लिखा गया प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया निबंध है, इसको जरूर नोट डाउन करें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सत्यदेव परिवारजक। चलिए डिटेल जानते हैं क्या है। डिटेल है यात्री मित्र सत्यदेव परिवारजक द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है। यात्रा संबंधी इनकी अन्य कृतियाँ मेरी कैलाश यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा। जरूर नोट डाउन करें, प्रश्न बनेगा 99 में जाकर। ठीक है। ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए किस विधा की रचना है? तो ए जीवनी है। जीवनी से प्रश्न जरूर बनेगा, यही पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रससूत्र व्याख्याकार नहीं है? इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं करना है आपको। अगला प्रश्न है, वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है? तो किसमें होता है? लक्षणा में। ठीक है, अभिधा भी आपको पता होनी चाहिए, व्यंजना भी आपको पता होनी चाहिए, और लक्षणा भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए समझते हैं इसकी डिटेल क्या है। लक्षणा शब्द शक्ति में रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है। जैसे रामू शेर है, लेकिन रामू शेर थोड़ी ना हो सकता है। इसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, उसके लक्षण हैं शेर जैसे। ये वाक्य जिसका साधारण शाब्दिक अर्थ है भावार्थ समान हो, तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए भिन्न अर्थ होता है। इससे उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे 12 बज गए, अब 12 बजने का अर्थ सब अलग अलग लेंगे। किसी के लिए 12 बजने का अर्थ है कि सोने का टाइम हो गया है,
किसी के लिए 12 बजने का अर्थ है कि मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो चुका है, किसी के 12 बजने का अर्थ है कि खाना खाने का टाइम हो गया। तो जो जो अपने भाव के अनुसार उसमें लेता है तो वहाँ पर क्या होता है, व्यंग्यार्थ होता है। तो सारी आप क्वेश्चन हो चुके हैं। अरे और रह गए, कितने रह गए भाई? अरे ये तो बहुत सारे रह रहे हैं, चलो 3-4 रह रहे हैं, कर लेते हैं इनको भी, है ना। बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं। कहाँ थे? हाँ, निर्मल वर्मा का उपन्यास है कौन सा है? अंतिम अरण्य। ठीक है, निर्मल वर्मा का जो उपन्यास है वह है अंतिम अरण्य। चलिए देखते हैं और कौन कौन से हैं इनके अन्य उपन्यास है। वे दिन बहुत अच्छा है, एक चीज़ थोड़ा सुख ये भी अच्छा है। लालटेन के चित ऊपर हमने पढ़ाई था अभी, और रात का रिपोर्टर, इनके सारे पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। तो निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के जरूर पूछे जाएंगे, लास्टर भी आपसे इसमें पूछा गया था। तो फिर बैतलवा डाल पर इनका निबंध संग्रह नहीं है। बाकी चितवन की छाँ, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, इनके निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। ज़रूर नोट डाउन करें, सारी डिटेल यहाँ अच्छे से पढ़ लें इसके बारे में। अगला प्रश्न है, पा वर्ग किस वर्ग में आते हैं? बिल्कुल, ये क च ट त प मैंने पढ़ा रखा है। का जो हो गया कंठ हो गया, और च वर्ग में जो आपका तालु हो गया, फिर क च ट का हो गया मूर्धना हो गया। पा किस में आएगा? ओष्ठ में। दोनों जब होठ मिलते हैं प प प बोल के देखिए। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? पता होना चाहिए, शांत रस का स्थायी भाव है। और अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? तो यह काव्य है। तो पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए इसको। ये काव्य संग्रह यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है। अगला प्रश्न अच्छा है, जबरा कुत्ता प्रेमचंद की इस कहानी का पात्र है? तो ये जो पात्र है, पूस की रात जो कहानी है उसका पात्र है ये कुत्ता, जबरा कुत्ता। ठीक है, प्रश्न खत्म हो चुके हैं। पूरे 50 मिनट की आपकी वीडियो बन चुकी है, लेकिन 50 मिनट आपको ये बहुत कम लगेंगे, क्योंकि सारे ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं और यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, छोड़ना मत। जितनी डिटेल मैंने आपको समझाई है, सारी डिटेल अच्छे से पढ़िए। और शाम तक, रात तक आपको 9 बजे तक ऐसे ही एक वीडियो और मिलेगी फर्स्ट पेपर की। ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वही क्वेश्चंस दूं जो आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक शेयर तो बनता है, इतनी मेहनत के बाद तो ठोक दीजिए फटाफट लाइक, और शेयर कीजिए बहुत से बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो बीए फर्स्ट ईयर SDSU से हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ SDSU से रिलेटेड मेरे ही कॉलेज के बच्चे नहीं, जितने भी SDSU से बच्चे हैं उन सबका पेपर बहुत अच्छा जाए हिंदी का परसों। मेरी विशेष आपके साथ हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए और 9 बजे तक दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाल बटन दबाइए, बेल आइकन हिट कीजिए, तभी नई वीडियो मिल पाएगी।